जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड बुक के दो चैप्टर, तीसरा और जो पांचवा है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे। कुछ पहले कर चुके हैं, आज फिर कुछ नए क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले। कुछ बच्चों ने कमेंट करके ये कहा, सर ये तो हमें सारे ही आते हैं प्रश्न, आप कुछ है ना हार्ड प्रश्न लेकर आओ, ये तो बहुत इजी है, ये तो हमारे याद ही है। मुझे एक बात बताइए भी, मैं किस क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ? बुरा मत मानिएगा, 12th क्लास के। किस आधार पर? बोर्ड परीक्षा के आधार पर। भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो आपका एग्जाम लेगी, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं जो परीक्षा में जिनका कोई जोड़ तोड़ी नहीं हो, या उन क्वेश्चनों का बार बार अभ्यास करवाऊं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ये आप सोचिएगा, मुझे आपको गुमराह नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में, हमने भी बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, हमेशा धोखा कौन सा टॉपिक देता है, या आप रिश्तेदारी में आ जाइए, धोखा कौन देता है? जो अपना होता है वही धोखा देता है, क्योंकि हम उस पर अति विश्वास कर लेते हैं। यही बात परीक्षा में भी लागू होती है। धोखा कौन देगा? वही चीज जो आपको आ रही होगी। आप डबल माइंड हो जाएंगे, कंफ्यूज में आ जाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास है, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। अब एक चीज और होगी, बहुत से बच्चे बहुत टाइम बाद वीडियो पर आएंगे, चले जाएंगे, वो अपनी उनकी मर्जी है, बाध्यताएं नहीं है। फिर जो, क्योंकि ये बात तो मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूं, वो बार बार रिपीट थोड़ी करूंगा, तो फिर वो कहेंगे सर ये चीज आपने बताई नहीं। बहुत सी चीजें बच्चे इस प्रकार पूछते हैं जिनका जवाब मैं किसी न किसी वीडियो में दे चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए पहली प्राथमिकता ये है भी जो नियमित बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी जो भी कोई मांग है, कोई भी बात है, मैं उनको क्लियर कर सकूं। जो बीच बीच में जुड़े हैं या पूरा कंसेप्ट नहीं सीख पाते, तो उनके लिए मुझे मुश्किल हो जाता है। हो सकता है उन्होंने मुझसे आज कोई प्रश्न पूछा और मैं आगे जाकर अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में जवाब दूं, और हो सकता है वो बाद में जुड़े ही नहीं और फिर एक वीडियो छोड़कर जुड़े। ऐसा ही हो रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रेगुलर स्टूडेंट है, या वो जो हाँ वीडियो पूरा देख लिया तो उनके कोई क्वेश्चन भी नहीं बचते, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। हाँ, इसके अलावा बात करें तो बहुत से प्रश्न बनते हैं। आज हम बात करें, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है, बड़ा बहुत ही नेगेटिव माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है क्या हम वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, तीसरे, या ऐसा आएगा भी एक बार फिर शीत युद्ध का टाइम आ जाएगा। तो ये करंट के इश्यूज हैं। हाँ, बहुत से बच्चों का ये रहता है, इनके ऊपर आप खुलकर बोलिए, कीजिए। देखिए, मेरा उद्देश्य अभी 12th के हिसाब से आपको एक बार तैयार करना है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा वर्क है वो नहीं कर सकता। धीरे धीरे आप भी ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब जो करंट में हो रहा है उनका आपके एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए बहुत चीज़ें जरूरी है। चलिए, अब ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आ जाइएगा। आज का अपना MCQ 10 सीरीज, पहला प्रश्न आपके सामने पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, जवाब आपको देना है। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताना है भी इसमें कौन सा जो बयान है वो सही नहीं है। प्रश्न को पहले सबसे अच्छे से समझना है। अब क्या करते हैं, कई बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर रट रखा होगा, सीधा तुरंत लिखेंगे भी ये सही है, ये 2 नंबर सही है या 3 नंबर सही है। मैं कहता हूं एक बार फिर, ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझना जरूरी है। आगे पीछे हो गए, थोड़ी सी भाषा बदल गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो अच्छे से समझिएगा जरूर। तो कौन सा नहीं है? 2 नंबर ऑप्शन। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये बयान इससे जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी तीनों सही है। ये भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी और इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन है वो किया गया था। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, 2 नंबर पॉइंट है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? प्लानिंग था, सहकारी खेती की बात थी, आत्मनिर्भरता की बात थी, तो कौन सा नहीं था? बिल्कुल सही, उदारीकरण।
उदारीकरण। ये उदारीकरण आपको पता है 1991 जब हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके टाइम में ये चीज़ें है वो स्टार्ट हुई थी, उदारीकरण, छूट देने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है भी, ये चीज़ स्टार्टिंग में शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। प्यारा सा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर परीक्षा में पूछा जा सकता है, मैं इसलिए मेरा फोकस तो कंसेप्ट पर है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, या किसान संगठनों की मांगों से। इन चारों में से आपको यह बताना है वे किसके आधार पर यह नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार ग्रहण किया गया। अब नीचे ऑप्शन देखिए, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 4 और 3, या उपरोक्त सभी। भी इनमें से भी पहला ऑप्शन कह रहा है भी दूसरा और चौथा सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है चौथा तीसरा सही है। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, आप उपरोक्त सभी, ये चारों कथन ही सही है इसके लिए। तो चौथा ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब फिर कहेंगे बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन याद है, तो आएगा पेपर में, जो आएगा उसी के हिसाब से तैयारी हो रही है अभी। हाँ, जब आप आगे जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तब आप सोचिएगा और, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर होता है 50% 60% पेपर हमेशा इजी आता है। आप किसी अपने आस पड़ोस के साथियों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से पूछिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं कि आपके गलत कौन से प्रश्न होते हैं, वो कहेंगे इजी प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि हार्ड प्रश्न सबके लिए हार्ड होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर आपको हार्ड प्रश्न नहीं आते। जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी का पहला मूल मंत्र है भी आपका इजी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक इजी प्रश्न गलत होता है तो हम हजारों स्टूडेंटों से पीछे चले जाते हैं। तो कब हुई योजना आयोग की स्थापना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1950 में। और आपको ये भी पता है योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान थी, देश आज़ादी के बाद में इसको अपनाया गया था, हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। अब आपको पता है 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूट आ गया है जिसका नाम है नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 2015 से आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आपको पता है दुग्ध क्रांति से संबंधित ये मैटर है, तो कब स्टार्ट हुआ? 70, 72, 74 या 71 में? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ 1970 में, 1970 के अंदर। पहला ऑप्शन हो गया। जवाब देते रहें साथ में भी। भारत में सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न, 15, 14, 16, 18 ऑप्शन आगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई बच्चों को अगर किसी को कोई दिक्कत है तो राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब पहले कोई प्राइवेट बैंक चलते थे और सरकार ने उनका अधिग्रहण कर लिया, यानी प्राइवेट से वो सरकारी हो गए भाई, राष्ट्रीयकरण। जैसे अभी इन दिनों आपने सुना होगा अभी जो अपना एयर इंडिया है, पहले प्राइवेट थी, टाटा वालों के पास थी, फिर गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। अब वापस ये सिचुएशन आ गई भी एयर इंडिया है वो घाटे में चल रही थी, तो वापस उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वापस उसी घर में वापस चलेगी। तो स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी के टाइम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बिल्कुल सही आपका 14 बैंकों का, यानी दूसरा ऑप्शन है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, पॉस्को प्लांट रिक्त स्थान में स्थित है, यानी आपको यहाँ भुवनेश्वर में है आपको पता है, लेकिन यहाँ स्टेट पूछा है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो कौन सा इसका उत्तर होगा? पॉस्को प्लांट आप देख रहे हो अपने 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो कहाँ है? दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन, उड़ीसा या ओडिशा जिसको कहते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा है सर बोर्ड परीक्षा के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे लिखना है? ध्यान रखिएगा, आपका 1 नंबर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में राजस्थान में ऑब्जेक्टिव का होगा और उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे पहले का पहला। अब जैसे यही मान लो, ऐसे ही करके आपका सपोज करें भी ये 7वां क्वेश्चन अब आप कर रहे हो, यही प्रश्न मान लो,
तो इसका उत्तर क्या है? 2 नंबर। वहां आपको ए, बे, से और द मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा में ए, बे, से, द आते हैं, कंपटीशन में 1 2 3 4 लिखे आते हैं। ए, बे, से, द। तो उत्तर क्या है इसका? बे ऑप्शन। तो आप पहले का 7वां लिखकर उसके आगे क्या लिखेंगे? बे लिख देंगे, बे लिख देंगे। आपको उड़ीसा नहीं लिखना है। अब कई बच्चे कहते हैं ना, अभी टाइम घटा दिया बोर्ड परीक्षा का, तो पेपर कैसे पूरा होगा? पेपर तो पूरा होगा अभी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी का बे नहीं लिखकर वहां क्या लिखेंगे? बे भी लिखेंगे और उड़ीसा भी लिखेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे? बे नहीं लिखकर वहां सीधा उड़ीसा लिखेंगे। सही तरीका, जो ऑप्शन सही है केवल वो ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन लिखना है, न कि कोई एक लाइन का कोई एबेसैदा वाला क्वेश्चन और उसको आप पूरा लिख रहे हो। ये गलत तरीका है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा जो बात एबेसैदा में जो सही है आपको वो लिखना है। ए सही है तो ए, बे सही है तो बे। उसके अंदर क्या लिखा है उसकी जरूरत नहीं होती बोर्ड की कॉपी में लिखने की। रिक्त स्थान का प्रश्न आता है तो रिक्त स्थान वाला प्रश्न कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान का है तो सीधे रिक्त स्थान में जो उत्तर है, जैसे यही प्रश्न रिक्त स्थान में आ गया, वहां ऑप्शन नहीं है, ये रिक्त स्थान में, तो आपको सीधा क्या लिखना है? 2 नंबर का जो भी प्रश्न है उड़ीसा, बस उड़ीसा। न कि आप पूरा दोबारा लिखो पास्को प्लांट फलाने में स्थित है, ऐसा नहीं करना है। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। कई बार पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बताया, जरूरत होगी तो और बता दूंगा। अब जो आज देख लेंगे पूरा वीडियो तो उनको तो समझ में आ जाएगी। अब भी जैसे जैसे मैं कोई अब स्क्रिप्ट लिखता तो हूं नहीं, भी पहले मैं कोई स्क्रिप्ट लिख ली फिर उसका हाँ भी मुझे उस टाइम ये बोलना है। मैं एज एक टीचर हूं, मुझे पता है ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। जब बात एक्स्ट्रा दिमाग में आ जाती है, आपकी कही हुई बात याद आ जाती है, तो उसी टाइम में बोल देता हूं भाई। प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो बताना है किस ईयर में दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। तो देखिए बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। 1950 में आपको पता है योजना आयोग की स्थापना हुई। 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी 5-5 साल के लिए। 1951 से 52 1 साल हो गया, 53, 54, 55, 56, 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक रही और वापिस 1 अप्रैल 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। तो 8वें का 3 नंबर ऑप्शन हो गया। 5-5 साल जोड़ते चलें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नेता ने कांग्रेस के शासन को अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध बताया? अच्छा प्रश्न है, अंदर का निकला हुआ प्रश्न है। किस नेता ने कांग्रेस के शासन को अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध बताया? वीवी गिरी ने, सी नटराजन ने, राम मनोहर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने। क्या होगा इसका सही आंसर? समझ के कीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के शासन को अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध बताया। बिल्कुल सही, राम मनोहर लोहिया। अब आप राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, और ये चीज आपको किस टॉपिक में मिलेगी? गैर कांग्रेसवाद में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने जो नीति अपनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, वो गैर कांग्रेसवाद था। और गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में ही उन्होंने जो सैद्धांतिक तर्क दिए थे वो ये बातें हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से सही कर दें। बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? एक तो नारे वाला प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा हटाओ, जय जवान जय किसान, ये जो बातें हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने, पहला ऑप्शन हो गया। 12वां देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 62, 63, 64, 68 क्या है? तो नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? देश के प्रथम प्रधानमंत्री 14-15 अगस्त को लाल किले जो अपनी संविधान सभा को संबोधित किया था, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, याद कीजिए, जोड़ लिया करो एक आदमी से जुड़ी हुई बातें सारी। तो क्या है सही आंसर? 3 नंबर ऑप्शन, 1964, मई 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहां हुई? अच्छा प्रश्न है, कहां हुई? भारत में, ताशकंद में, चीन में, रूस में, कहां हुई? ये भी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान जो कि पहले सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा होता था,
1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और सबसे बड़ा देश रूस बना था। रूस को ही सुरक्षा परिषद की सीट है वो भी मिली थी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पुतिन साहब है वहां। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए, चौथे आम चुनाव खालिस्तान में हुए 67, 68, 66, 65, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भी। कब हुए? पहला 52 में हुआ, फिर 5 साल बाद दूसरा, फिर 5 साल बाद तीसरा, और अब फिर 5 साल बाद चौथा चुनाव। कब हुआ? बिल्कुल सही, 1967 में। 1967 में चौथा आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। पहला ही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम कब अपनाया? बहुत प्यारा प्रश्न है। कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम कब अपनाया? फरवरी 67, मार्च 66, मई 67, अप्रैल 1966। क्या होगा इसका सही आंसर? 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया था। कब अपनाया था? कोई थोड़ा बहुत याद है आपके? आपको पता भी नहीं चलता कब गजब के प्रश्न बीच बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल सही, जिसने भी उत्तर दिया मई 1967। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से, इंदिरा के प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम है वो अपनाया था। और इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान हैं वो शामिल किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने रिक्त स्थान के चुनावों को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये गरीबी हटाओ का एक प्रश्न पहले आया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? हमने कहा इंदिरा गांधी ने दिया। फिर आया भी ये कंसेप्ट किस चुनाव के अंदर आया था? कौन से चुनाव में आए थे? 1967 में चौथा लोकसभा चुनाव हुआ, तो 5वां जो लोकसभा चुनाव हुआ कब हुआ? 1971 में। और आप जोड़ के देखिएगा, चौथा लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ, 67 से 68, 69, 70, 71, 72, लेकिन एक साल पहले ही चुनाव करवा लिए गए इंदिरा गांधी द्वारा, लोकसभा भंग कर दी गई। तो 5वां 1971 में, तो यानी चौथी जो अपनी लोकसभा है उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पहली ने पूरा किया, दूसरी ने किया, तीसरी ने, चौथी एक साल पहले ही भंग कर दी गई और 1971 में ही इंदिरा जी ने चुनाव करवा लिए। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव यानी 5वां जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर ये नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, लीजिए सुन लीजिए इस प्रश्न को भाई। 1963 में के कामराज ने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान लिखा है, कमाल तो क्या करें, कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव किस नाम से मशहूर हुआ? सिंडिकेट बैंक, कामराज योजना, मंडल आयोग, योजना आयोग। ये इस नाम से ध्यान रखिएगा। 2 नंबर ऑप्शन, जिसने भी लिखा बहुत प्यारा। अब आप क्या सोचेंगे? कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, यार क्या है, कामराज दे के कामराज कर देंगे। अरे भैया प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न ये बन जाता है, अब कामराज योजना से आप क्या समझते हैं? बस आ गया, 2 नंबर का आ गया, 1 नंबर का आ गया। क्या लिखोगे? अब प्रश्न में उत्तर है ना, उत्तर में प्रश्न है, प्रश्न में उत्तर है। जाग जा मुसाफिर, अभी तो जाग जा। तो 1963 में के कामराज ने प्रस्ताव रखा है, ये तो कामराज का ही योजना है ये भी। सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी जो कार्यकर्ता है वो कमान संभाल सके। यही प्रस्ताव कामराज योजना कहलाती है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो ये कितना प्यारा उत्तर बनता है इसका, इस पर विचार नहीं करते। कुछ बच्चों को आज भी समझ में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव हम कर देंगे, आगे पीछे वाले से पूछ के कर देंगे वहां। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपका अप्रैल शायद 21 अप्रैल है पॉलिटिकल का, पता चल जाएगा आगे पीछे वालों से कितना कर दोगे आप। अगला प्रश्न देखिएगा, 1969 में जब संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था, तब वो किस पद पर थे? ये है प्रतियोगी परीक्षा टाइप प्रश्न। कुछ कहते हैं ना कुछ हटके, तो ये ऐसे ही बनते हैं हटके। 1969 में जब संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से, उस टाइम वो किस पद पर थे? बहुत प्यारा प्रश्न। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं।
प्रधानमंत्री नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, लोकसभा अध्यक्ष या योजना आयोग के उपाध्यक्ष? बिल्कुल सटीक, लोकसभा अध्यक्ष थे। याद कीजिए 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, वीवी गिरी वर्सेस संजीव रेड्डी। कितनी प्यारी घटना है वो, जो कांग्रेस के दो फाड़ करवा दिए, क्योंकि संजीव रेड्डी कांग्रेस यानी सिंडिकेट समर्थन कर रहा था और वीवी गिरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और इनका जो समर्थन है वो इंदिरा गांधी कर रही थी, और इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी की बदौलत वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो और संजीव रेड्डी हार जाते हैं। कितना प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वें आम चुनाव खालिस्तान के फरवरी माह में हुए। चलिए पीछे जिक्र करके आगे, अब तो उत्तर दे ही दीजिएगा। बिल्कुल सही, 1971। इसमें क्या सोचना है, क्योंकि चौथा 1967 में हुआ था, चौथी लोकसभा के लिए कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे एक साल पहले 1971 में चुनाव करा लिए गए। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है 1952 से 5 साल जोड़ते चलो अपने आप आते रहे, 52 से 53, 54, 55, 56, 57, 1957 में दूसरे हो गए, भी रटने ही कहाँ जुड़ते। फिर 57 से 5 साल कर लो, 57 से 58 एक साल, 59, 60, 61, 62, 1962 में तीसरे हो गए, 62 से 63, 64, 65, 66, 67, चौथे चुनाव 67 में। इसका एक साल पहले ही भंग करके 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव आ गए। यही 5 लोकसभा ये आपके मेन है यहाँ। लीजिए भाई, खूब सारे प्रश्न आ गए। ये क्या आ गया, चलो प्रश्न पढ़ते हैं पहले। 20वां प्रश्न है कि 1967 के चुनावों के बारे में निम्न में से कौन कौन से बयान सही है? तो एक चीज ध्यान रखिए, कौन कौन से, तो इसका मतलब इसमें एक नहीं है, कई सही हैं और कई गलत हैं, ये छांटना है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। 1967 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव से संबंधित इनमें कौन से बयान सही हैं और कौन से गलत हैं, ये बताना है। प्रश्न समझ लिया? अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। बिल्कुल सही, चुनाव तो जीती थी और कई राज्यों में चुनाव हार भी गई थी। दूसरा है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के चुनाव भी हारी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये गलत है। तीसरा फिर क्या है कि कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। बिल्कुल ऐसा हुआ था। चौथा है कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। सत्ता में तो रह गई थी उस टाइम, लेकिन बहुमत नहीं बढ़ा था। तो ध्यान रखिए, पहली बात सही है, दूसरी गलत है, तीसरी सही है और चौथी गलत है। तो इसका मतलब इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। 2 बात सही है, 2 गलत है। तो यहां ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न था, ये ऑब्जेक्टिव बनकर आ सकता है भाई। भी एक ऑप्शन को कोई काट छांट करके दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उस हिसाब से आप अपने आप सेट कर सकते हैं इस चीज को। तो ये 20वां प्रश्न हो गया आपका। तो ये थे आज के पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ कुछ परीक्षाओं से संबंधित, अपनी सीरीज संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आज हमने की है। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने वीडियो अच्छे से देख लिया है उनको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और कुछ को लगता है भी आज ऐसा क्या बता दिया होगा, तो भी टाइम हो तो दोबारा देख लेना, वरना आगे बढ़ते रहो। कहाँ किसी के लिए कितना टाइम, बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल। कुछ बच्चों के लिए कई बार पेरेंट्स के फ़ोन आ जाते हैं, काफ़ी बच्चे अब जुड़ गए हैं, इंस्टाग्राम हो रहा है, तो क्या करें भाई, समझाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दुख इस बात का रहेगा भी जब इनको समझ में आएगी भी हम क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत कुछ देर हो चुकी होगी। पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ने वाले आज भी हाय कैसे हो, हाय तुम कैसी हो, ऐसा ही चल रहा, हाय हेलो, आईडी दे दो, फलाना ढिमका पूंछड़ा दे दो, ये चलता रहता है। पता ही नहीं चलता सोशल मीडिया पे कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन फिर भी मूर्ख बनते जा रहे हैं। कोई इलाज नहीं है, ऐसों को वक्त ही सिखाएगा। वक्त बड़ा बलवान होता है, कौन सुनेगा आज के टाइम में ऐसे भाषण है भाई। ये तो जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। खुशी इस बात की है बेटियां आज भी पढ़ रही है।
आज भी घर परिवार का सारा काम करती है, घर में सहयोग करती है। बहुत ज़्यादा आज भी सामाजिक समस्याएं उनके सामने हैं, लेकिन फिर भी पढ़ती है। मुझे प्राउड है मेरी बेटियों पर, सैल्यूट करता हूँ। और उन सब बच्चों को भी सैल्यूट करता हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं, जो वास्तव में अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही जागरूक हैं, अपने पेरेंट्स के सपनों को सच करने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने परिवार की परिस्थितियों को कुछ और अच्छा करने के लिए जो कुछ करने की मादा रखते हैं, उन सब को भी सैल्यूट है। मैं चाहता हूं आप सबकी एक पहचान हो, सकारात्मक पहचान हो। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, वैसे चलो जो भी है छोड़िएगा, चलिएगा फिर मिलेंगे। आज आप अब अपने मार्क्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा, मुझे पता चले भी किस प्रकार से आपका, क्योंकि मैं तो बात स्टार्टिंग में का जो रेगुलर है उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स का तो पता चल ही जाए भी क्या चल रहा है उनका। बहुत से नाम तो याद भी हो गए हैं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।